नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। भांग पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है कैबिनेट। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी को 9 हेक्टेयर जमीन देने पर होगी चर्चा। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को कैबिनेट दे सकती है तोहफा। सब्सिडी पर चीनी नमक दिए जाने का भी प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। लैंड जिहाद मामले को लेकर के सत्यापन कराए जाने का निर्णय हो सकता है। कई विभागों की संशोधित नियमावली पर भी मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को लेकर के कैबिनेट दे सकती है बड़ा तोहफा। सब्सिडी पर चीनी नमक दिए जाने का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है और लैंड जिहाद मामले को लेकर के सत्यापन कराए जाने का भी निर्णय हो सकता है। तो महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। कई विभागों की संशोधित नियमावली पर भी मुहर लग सकती है। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड मामले में जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन अपने विधायक बेटे चेतन आनंद की शादी समारोह में व्यस्त हैं। उत्तराखंड के देहरादून के केनाल रोड स्थित लग्जरिया फॉर्न बाय सॉलिटेयर में चेतन आनंद राज परिणय सूत्र में बंधेंगे और इस हाई प्रोफाइल शादी को लेकर पूरे फार्म हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे की शादी को लेकर देहरादून में कई दिनों से तैयारी चल रही थी। आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली के साथ 3 दिन पहले ही देहरादून पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक वे अपने सुभाष रोड स्थित घर जाने की बजाय किसी होटल में ठहरे हुए हैं। बुधवार की सुबह आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद ने भाई की हल्दी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इसमें आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद और होने वाली बहू आयुषी सिंह के साथ नजर आ रही है। देहरादून से अगली खबर। कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर भी विचार हो सकता है और हरिद्वार देहरादून में कमिश्नरी सिस्टम लाने की तैयारी की जा रही है। आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी बनाए जा सकते हैं कमिश्नर। हिंदुत्व के साथ साथ विकास के कार्यों को गति दे रहे हैं सीएम धामी। सीएम धामी ने देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को तेजी से आगे बढ़ाने वाले नेता के रूप में उभरे हैं धामी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लगातार प्रधानमंत्री से पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज उत्तराखंड वापस लौट आए हैं। कैबिनेट बैठक में जाने से पहले मीडिया से बातचीत में सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा में कितने श्रद्धालु पहुंचने की जानकारी दी है, लेकिन वो किसी भी धाम में क्यों नहीं गए इस सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि महाराज ने यह जरूर कहा कि जल्द ही वो अलग अलग धाम में जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब जाते हैं, मुखिया जाता है तो पूरी सरकार जाती है और वो वहां पर इनॉग्रेशन के समय सब जगह पहुंचे थे और निश्चित रूप में उन्होंने सारी चीजों को व्यवस्था को देखा है और यहाँ से हम लोग उस व्यवस्था को देख रहे हैं। तो ऐसी कोई बात तालमेल की कमी नहीं है, कोई तालमेल की कमी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। कल मैं जा रहा हूँ रास्ते में, जहां तक मैं पहुंचूंगा रुद्रप्रयाग से आगे पहुंचूंगा वहां तक मैं जा रहा हूँ। ऐसा उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट का मामला अब मुकदमेबाजी तक पहुंच चुका है। मंगलवार को प्रेमचंद अग्रवाल के गनर ने मुकदमा दर्ज करवाया था। अब दूसरे पक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी ने ऋषिकेश कोतवाली में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है। क्रॉस एफआईआर में केवल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पीआरओ कौशल बिजलवान का नाम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस मामले में डीजीपी को निष्पक्ष कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली एफआईआर घटना वाले दिन यानी मंगलवार 2 मई को, जिसमें सरेआम मारपीट कर रहे मंत्री के गनर विनोद राणा ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। गनर के अनुसार उसके साथ सुरेंद्र सिंह नेगी और धर्मवीर नाम के व्यक्ति ने मारपीट की है। मंत्री के कपड़े और सिपाही की वर्दी फाड़ दी है। साथ ही सुरेंद्र सिंह नेगी पर आरोप है कि उसने मंत्री के 1150 रुपए भी चुरा लिए हैं। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया है। दूसरी एफआईआर क्रॉस एफआईआर के रूप में की गई है। इसमें सुरेंद्र सिंह नेगी की तहरीर पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पीआरओ कौशल बिजलवान पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एक तो इस प्रकरण में 2 एफआईआर लॉन्च हुई हैं। एक में गौरव राणा जो मंत्री जी के जो गनर हैं, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है
और वो आपके सुरेंद्र नेगी और धर्मवीर तो दो व्यक्तियों के खिलाफ है। उसमें 392, 332, 353, 5/4, 506 IPC के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। दूसरा जो मामला है वो सुरेंद्र सिंह नेगी जो प्रतिवादी हैं पहले वाले मुकदमे में, उन्होंने कौशल विजृंभण एवं अन्य करके इसमें लिखा हुआ, उसमें माननीय मंत्री जी का भी केवल मंत्री जी लिखा हुआ है, उन्हें गवर्नर का भी जिक्र किया हुआ है। तो ये अन्य करके इसमें मामला पंजीकृत किया गया है 147, 323 और 5/4 IPC के सेक्शन के तहत। दोनों विवेचनाओं का जो विवेचक वो SHO ऋषिकेश खुशीराम पांडे हैं और दोनों मामलों में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैंने बता दिया है विवेचक को बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर के विधि के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। FIR में, क्योंकि FIR को उसमें शॉर्ट में लिखा जाता है विजलवाण एवं अन्य करके, उसमें माननीय मंत्री जी का भी मंत्री जी लिख करके जिक्र किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली है कि उनका। कांग्रेसियों ने बुधवार को भारी बारिश के बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका और इस दौरान मंत्री के खिलाफ कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तानाशाही करने में लगे हुए हैं। कई दफा उनकी इस प्रकार की हरकतें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है, जो अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नैतिकता के आधार पर कांग्रेसियों ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा मांगा। मारपीट करने के मामले में प्रेमचंद अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की गई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और एक विधायक पद पर जो अभी हैं, पहले भी उनको देखा गया, कई मामलों में देखा गया, जो उनका गुस्सा जो उनके नाक पर रहता है। मगर जो कल घटना हुई कि सड़क पर आप एक व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा कि उस व्यक्ति को उठाकर ले जाया गया थाने पर और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कांग्रेस संगठन की मांग है कि मंत्री जी जिन्होंने अटैक किया इस व्यक्ति पर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और एक विधायक पद पर जो अभी हैं, पहले भी उनको देखा गया, कई मामलों में देखा गया। यूपीडी के कुछ नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस भवन के पास प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका गया और एक नारा दिया गया। जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल लगातार पिछले 15 सालों में एक के बाद एक बदतमीजियां करते, आम जनता के साथ एक के बाद एक बदतमीजियां करते हुए आ रहे हैं। उसी प्रकार से पहले तो मुंह से करते थे, आज कल उन्होंने हाथापाई कर दी है और प्रशासन का रोल बड़ा नगण्य रहा। जिसके साथ मारपीट हुई उसी को रात भर बता के रखा और सुबह उसको छोड़ा गया, उसके घर पर छोड़ा गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट के मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। देहरादून में कांग्रेस ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका और प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने मंत्री पर सत्ता की हनक होने का आरोप लगाया है। निश्चित तौर से आक्रोश की बात है। जो काम इन्होंने किया है, एक व्यक्ति पे हाथापाई स्वयं मंत्री अगर कर रहा है तो कानून व्यवस्था कहाँ है? इसी क्रम को लेके आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हिटलरशाही इस प्रदेश में चल रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट वाले वीडियो को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला जलाकर उनको बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये पहाड़ के लोगों के साथ ज्यादती है। संसदीय मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा जिस तरह से गुंडागर्दी की गई कल ऋषिकेश में, जैसे एक आम नागरिक को जिन्होंने मारपीट की है, खुलेआम सरेआम जो मारपीट की है, एक गुंडे की तरह जो उन्होंने व्यवहार किया है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है आज कांग्रेस पार्टी ने जो है यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम किया है प्रेमचंद अग्रवाल का और भाजपा सरकार का। और आज हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री से, भाजपा सरकार से, कि ऐसे जो मंत्री को है जो तुरंत जो है कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। उत्तराखंड की राजनीति में कभी बड़ा फर्क डालने वाले हरक सिंह रावत अब हरिद्वार लोकसभा सीट में अपनी भविष्य की राजनीति की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हरक सिंह रावत से खास बातचीत की न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। देखिए, उनसे बात करते हैं। रावत जी, आपने न्यूज़ 1 इंडिया के कॉन्क्लेव में कहा था कि मैं 20 वर्षों से यमुना कॉलोनी में हूं, परंतु कुछ शायद प्रकृति को कुछ और मंजूर था और कुछ और हो गया। ये बात तो सही है कि
जब राज्य बनने के बाद जब तिवारी जी मुख्यमंत्री बने तो मैं मंत्री था, तब यमुना कॉलोनी में रहा। फिर जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, कांग्रेस विपक्ष में थी, तो मैं विपक्ष का नेता रहा। फिर मैं यमुना कॉलोनी में रहा। फिर कांग्रेस सरकार आई तो मैं विजय भावना जी के साथ मंत्री हो गया, हरीश राव जी के साथ हो गया। फिर हम लोग भाजपा में सम्मिलित हो गए और 2017 में फिर भाजपा की सरकार आई, फिर मैं मंत्री हो गया। तो 2002 से 2022 तक लगातार मंत्री रहा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि ये बात तो सही है कि मैंने इस बात को कहा था, लेकिन चुनाव से एक साल पहले मैंने 2021 में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अब मैं बहुत इच्छुक नहीं हूँ विधानसभा चुनाव लड़ने का, मैं इच्छुक नहीं हूँ अब प्रदेश सरकार में मंत्री रहने का। और आपको ध्यान होगा जब हामी जी मुख्यमंत्री बने थे, मैंने अमित शाह जी से कहा था कि भाई मैं नहीं शपथ लेना चाहता हूँ, और मैंने काफ़ी देर तक मना किया। बाद में अमित शाह जी ने काफ़ी जब कहा कि नहीं भाई आपको शपथ लेनी है, तो तब मैंने शपथ ली थी। विजय बहुगुणा के समय में भी जब 2012 में भी मैं शपथ नहीं लेना चाह रहा था, तो मुझे पार्टी ने काफ़ी दबाव डाला। तब मैं मंत्रिमंडल आपको ध्यान होगा कि पूरा मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली थी, और मैंने 3 महीने बाद राजभवन में 2012 में मंत्री पद की शपथ ली। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा किसी एक पद पे रहकर और मैं बहुत इच्छुक नहीं था कि प्रदेश की राजनीति करूं, विधानसभा की राजनीति करूं, और मंत्री पद पे काम करूं, क्योंकि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम तो लगातार पिछले 30-35 साल से इस काम को करते आए हैं। तो क्या माना जाए यही वजह है विधानसभा से राजनीति का मोह भंग हो रहा है? अब आपको धर्म नगरी हरिद्वार और माँ गंगा दिख रही हैं सांसदी के तौर पर। देखिए, मैंने जब 2022 में मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ था, और जब मैं पार्टी से बातचीत हुई थी, पार्टी के नेतृत्व से मेरी बात हुई थी, तो उस समय मैंने कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। और बाद में मुझ पर बहुत दबाव पड़ा कि आप चौटा खाल लड़ लो, डोहेला लड़ लो, तो मैंने मना किया। और फिर पार्टी ने भी कहा कि हाँ भाई आपने पहले मना किया था, इसलिए आपकी बात को हम मान रहे हैं। अब मैंने उस समय कहा था कि अगर पार्लियामेंट का चुनाव आएगा कभी, या मैं संगठन में काम करूंगा, मुझे संगठन में कोई जिम्मेदारी आप दे दे तो मैं संगठन में काम करूंगा और पार्टी को मजबूत करूंगा। मुझे जहां भी आप काम पे लगाएंगे, जिस भी प्रदेश में लगाएंगे, मैं उस प्रदेश में काम करूंगा। तो अभी मैंने पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष जी से भी, प्रभारी से भी, सभी लोगों से मैंने बातचीत की है, और मैंने उनसे कहा भाई कि अगर आप विचार करते हैं चुनाव लड़ाने पर, ये तो आपका निर्णय होगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे पार्लियामेंट चुनाव लड़ाना है, तो मैं हरिद्वार से इच्छुक हूँ। आप हरिद्वार से सोच सकते हैं। और भले ही अभी चुनाव के लिए लगभग 1 साल है, अगले मई में चुनाव हुआ, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के दृष्टिकोण से ये, क्योंकि मई में तो चुनाव होगा, चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल मार्च से शुरू हो जाएगी, तो देखा जाए तो केवल 9-10 महीने हमारे पास है। और पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए अगर पहले से तैयारी न हो, अचानक आदमी क्षेत्र में जाएगा, तो लोग उसको उस तरह नहीं लेते हैं। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम पहले से लोगों को जोड़ें, लोगों से संबंध बनाएं, और पार्टी जिसको भी लड़ाएगी, अगर हमें लड़ाएगी तो मुझको फ़ायदा होगा, किसी और को लड़ाएगी तो उसका फ़ायदा हमारी सक्रियता है, हमारा जो काम है, उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हम चुनाव जीतने के लिए आवश्यक है कि हमारी सक्रियता रहे, हर मुद्दों पे हम बातचीत करें, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करें। क्या यही वजह है कि आप हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ ज़्यादा क्या बढ़े, हरदा कहने लग गए,
कि बीते वर्ष में पाखरो और कॉर्बेट में जो कुछ हुआ, जिनकी अब जांचें चल रही हैं या तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, वो ठीक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हरिद्वार में हरदा की भी निगाहें हैं। देखिए, अगर जिसको भी गढ़वाल की राजनीति करनी है, उसको पाखरो टाइगर सफारी की उसको वकालत करनी होगी, क्योंकि पाखरो टाइगर सफारी पौड़ी जिले का कॉर्बेट नेशनल पार्क में पौड़ी जिले का 2/3 हिस्सा आता है और दुर्भाग्य से पौड़ी जिले को उसका लाभ नहीं मिल पाता। लोकसभा चुनाव में मौजूदा समय में करीब 1 वर्ष का समय है। 5 की 5 सीटें भाजपा के पास हैं। आप राजनीति के अच्छे जानकार हैं। ये बात दीगर है कि ये चुनाव आप हार गए। आपको क्या लगता है, क्या परिदृश्य हो सकता है? देखिए, चुनाव में नहीं आ रहा, दोनों में अंतर होता है। जब खुद लड़ता आदमी और जब दूसरा व्यक्ति लड़ता है और बहू लड़ती है, तो नई लड़की थी, उसको बहुत सारी दिक्कतें आई। कांग्रेस के जो सारे लोग थे जो थे, तो उनको लगा 26 साल की लड़की अगर 27 साल की लड़की एमएलए बन जाएगी तो हमारा रास्ता आगे के लिए बंद हो जाएगा। तो उन सब ने भी विरोध किया, बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं। तो लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि, और मैंने देखा, आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान के बाद मैंने पहले ये कहा था कि 37 लेकर 40 सीटें कांग्रेस की आएंगी, लेकिन मैंने कई मीडिया में बयान भी दिया कि मुझे जो भाजपा के झंडे दिखाई दे रहे हैं गांव में, घरों पे, लोगों पे, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये खतरे की घंटी है। ये कांग्रेस के लिए जो है शुभ संकेत नहीं है। लेकिन ये बयान भी मेरे चुनाव के बाद और रिजल्ट खुलने से पहले आया था, मीडिया ने चलाया भी, कुछ चैनलों पे ये मेरा बयान आया भी था। मैं आज ये कह रहा हूं कि जिस तरह का माहौल है उत्तराखंड में, देखिए मैं कहूँ नहीं हम 5 सीटें जीत जाएंगे 2009 की तरह, वो तो नहीं जीतेंगे। देखिए, लेकिन हम 2 या 3 सीटें ऐसी हैं जिनको हम जीत सकते हैं, और हम ठीक से मेहनत करें 3 भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकते हैं, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो एक की सीट के आने की संभावना है। वो भी अगर टिकट ठीक से दिए गए और ठीक से लोगों को कौन कहाँ से जीत सकता है वो अगर ठीक से उस समीकरण बैठाया गया, तो इसमें हम 3 का लक्ष्य रखना चाहिए। लड़ाएंगे तो 5 पे, लेकिन 3 का लक्ष्य हम रख सकते हैं और न्यूनतम 2 सीटें हम जीत सकते हैं। तो आप थे हरक सिंह रावत जी, बहुत बड़े नेता हैं और अब कांग्रेस में आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं कि कांग्रेस बूथ लेवल पर काम नहीं करती, नेता भाषण तक सीमित है, और दूसरा, इन्होंने बड़ा बेबाकी से जवाब दिया कि 5-0 यदि भाजपा है, कांग्रेस 5-0 की स्थिति में नहीं दिखती। हाँ, मेहनत की जाए, सीटें 5 चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, यदि मेहनत की जाए तो 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। चलिए, इस वक्त एसएस संधू मुख्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्या कुछ कह रहे सुनवा देते हैं। अगले साल की प्लानिंग में उनको सुविधा होगी। अगला 11वां मद पशुपालन विभाग का है, जो चारा नीति के बारे है। आपको पता ही है कि पिछले साल चारा की कमी के कारण चारे की कमी हो गई थी। पंजाब हरियाणा से जो आता था वो वहाँ से नहीं आ पाया और बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रदेश में ये दिक्कत आई, और उसके समाधान के लिए ये नई नीति लाए हैं। सचिव पशुपालन पुरुषोत्तम जी इसकी डिटेल बताएंगे। धन्यवाद सर। ये नीति टोटल 166 करोड़ की लागत से हमने 5 साल की नीति लाई है, चारा नीति लाई है। 66 करोड़ उसमें राज्य सरकार द्वारा 66 इसमें राज्य सरकार द्वारा 35 करोड़ मिलेगी, और हमने रीत परियोजना एवं जायका परियोजना से वहाँ से लगभग 35 करोड़ वहाँ से ले रहे हैं। उसका जो दूसरा जितना पैसा लगेगा, इससे जो राज्य में आज की तारीख में जो 31% सूखे चारा की जो कमी है वो हम आने वाले 5 साल में खत्म करेंगे। इसमें 3 योजना बनाए हमने। पहला साल में क्या करेंगे, सेकंड ईयर में क्या करेंगे, और थर्ड ईयर से 5 साल तक योजना क्या करेंगे। इससे हम फिर पंजाब एवं हरियाणा में निर्भर ना रह के उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगी चारा प्रोडक्शन। उत्तराखंड चारा नीति, पहला नीति 2008 में बनी है। 2008 के बाद कोई नीति नहीं बनी है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस बार हमने उत्तराखंड चारा नीति 2023 से 2028 5 साल की नीति बनाई है।
इसका कोई लिंकेज उसके साथ नहीं है जो मुख्यमंत्री घसेरी योजना वगैरह? हाँ, वो भी इसमें शामिल है, वो भी इसमें शामिल है। कितना प्रोडक्शन का टारगेट है जो नेक्स्ट 5 ईयर में कितना हो जाएगा? इसमें हमने प्रथम वर्ष में 53,400 मीट्रिक टन सूखा चारा तथा 11,25,000 मीट्रिक टन हरा चारा पहले साल प्रोडक्शन करने की हमारा प्लान है। उसके बाद 1 से 3 वर्ष के बीच में हमने 20,000 मीट्रिक टन सूखा चारा प्रोडक्शन करने की इसमें हम रहेंगे और 5 वर्ष के अंतर्गत 1 लाख मीट्रिक टन हरा चारा की वृद्धि करेंगे। ये हमें टारगेट रहता है। अगला मत भी पशुपालन विभाग का है, जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन की स्वीकृति जिसमें मिली है। ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है, इसमें भी पुरुषोत्तम जी डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सर। जैसा आपको अवगत है कि यहाँ पर यूजुअली हमने गाय, भेड़, बकरी और पोल्ट्री में सब्सिडी बेस पर योजना चलाई अभी तक, इस वजह से हमने कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना पाए हैं। सो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने पूरा एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम लेके आए हैं, मुख्यमंत्री पशुधन मिशन, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल कंप्लीट करने में जो घोषणा किया था उसको पूरा करने के परिप्रेक्ष्य में इसमें हमने लेके आए थे। उसमें हमने हमारा 125 वेटनरी हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास वेटनरी हॉस्पिटल बनाने का प्लानिंग है और 575 पशु चिकित्सालय को पूरा कंप्यूटरीकरण करने की स्कीम है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम में लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हम इसमें लाभान्वित करेंगे। इसमें पहली बार कच्चर, घोड़ा कच्चर, इससे पहले कभी गवर्नमेंट स्कीम से नहीं दिया जाता था। इसमें हमने घोड़ा कच्चर को भी इस बार हमने शामिल किया है एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम में और ये पूरा इंटरेस्ट जो भी ब्याज लेगा उसका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उसकी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। राजधानी दून समेत मैदानी इलाकों में रुक रुक करके बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में आज यात्रा रोक दी गई है क्योंकि बीते 24 घंटे से केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। मौसम के बदले मिजाज का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। उत्तराखंड में बीते 4 दिनों से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी केदारनाथ धाम में बीते 24 घंटों से हो रही है, लिहाजा आज यात्रा को पूरी तरह रोका गया है और केदारनाथ धाम में इस वक्त कोई नहीं है। पुलिस बल, प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, आईटीबीपी के अलावा किसी भी आम श्रद्धालु को इस वक्त केदारनाथ धाम में न रोका गया है और न ही आज किसी को यात्रा करने की इजाजत दी गई है। मौसम विभाग ने अब चेतावनी दी है कि 4 मई से जहां प्रदेश में मौसम साफ होने के आसार थे, अब 6 मई से पहले मौसम साफ नहीं हो सकेगा। पश्चिमी विक्षोभ व लोकल कारक उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश और बर्फबारी दे रहे हैं। लोग ये सोचकर हैरान हैं कि आज मई के माह में उन्हें ज्वेटर, जैकेट और रजाई कंबल का सहारा लेना पड़ रहा है। गिरता तापमान सामान्य जनजीवन को तो प्रभावित कर ही रहा है, साथ ही इससे राज्य की आर्थिकी भी प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड